बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डी ब्रॉगली की लिमिटेशन के बारे में स्टडी शुरू कर दी थी और डी ब्रॉगली का मॉडल क्यों फेल हो गया उससे रिलेटेड 3 थ्योरीज को मैंने आपको बताया, जिसमें से 2 थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी जो है हमारी डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस और प्लैंक्स थ्योरी, ये दोनों थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम सब। हमारा थर्ड जो पॉइंट था, थर्ड जो थ्योरी थी जिसके चलते डी ब्रॉगली के बोहर मॉडल जो होता है फेल हो गया। चलिए हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन उसके पहले बच्चों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल्स को, जिसका नाम केमिस्ट्री वाला पंकज पांडे है, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बच्चों मैं आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, अब आपके काम की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, चलिए देखते हैं बच्चों हीजनबर्ग ने क्या बताया। सबसे पहले इसके प्रिंसिपल का नाम देखिए, हीजनबर्ग ने दिया इसलिए हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी अनसर्टेन का मतलब इन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बात की है जो कि सर्टेन नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या बात किया इन्होंने। देखिए इन्होंने कहा कि जब कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जब वो मोशन में रहता है, किसमें रहता है, मोशन में रहता है, तो उसके पास कैसा नेचर आता है, वेव नेचर। हालांकि ये बात डी ब्रॉगली ने बताई है, इन्होंने नहीं बताई है, पर इस कंसेप्ट को लेकर के ये चल रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया आपको। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया, डी ब्रॉगली ने ये बताया कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में रहता है तो उसके पास वेव नेचर होता है। ये किसने बताया, डी ब्रॉगली ने बताया। अब डी ब्रॉगली को के इसी कंसेप्ट को हीजनबर्ग लेके चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में रहता है और क्योंकि वो वेव नेचर शो करता है तो उसके पोजीशन और मोमेंटम को साथ साथ मेजर नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा, हीजनबर्ग ने कहा अपने इस प्रिंसिपल में। क्या कहा देखिए, अब एप्रोप्रिएट इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, it is not possible to measure simultaneously position and momentum of any microscopic particle when it is in motion with accuracy। ये हमारा एक परफेक्ट जो है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। इन्होंने कहा कि जब कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में रहता है तो उसके पास वेव नेचर होता है और इस वेव नेचर के चलते ये संभव ही नहीं है कि हम पोजीशन और मोमेंटम उस पार्टिकल का मेजर कर सके जब वो मोशन में रहेगा, और एक्यूरेसी के साथ हम इसको नहीं मेजर कर सकते। मेजर तो कर सकते हैं पर एक्यूरेसी यानी करेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते कि ये जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो भी, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का ले लेता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन
मोशन में रहता है तो हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को नहीं बता सकते। चलिए आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से सराउंड कर रहा है। अब इसकी स्पीड बोहर ने बताई 2.18 इंटू 10⁻⁶, यानी बहुत तेजी से घूमेगा। जब कोई भी चीज बहुत तेजी के साथ घूम रही है और आप उसकी पोजीशन को जज करना चाह रहे हैं केवल, तो आपका माइंड किधर कंसंट्रेट होगा, केवल पोजीशन को मेजर करने में। उस समय पे आप मोमेंटम उसका मेजर नहीं कर पाओगे। यहाँ क्या मैंने लिखा, साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ आप पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर पाओगे। अगर आप पोजीशन चेक करना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो केवल और केवल आप पोजीशन को चेक कर पाओगे, उस समय मोमेंटम को नहीं देख पाओगे। और अगर आप मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का देखना चाहते हो, मोमेंटम कि कितनी स्पीड के साथ वो घूम रहा है, तो उसकी पोजीशन आप नहीं बता पाओगे कि पोजीशन इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है। इसको एक और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं बहुत स्पीड से, लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप उस बाइक को चला रहे हैं। तो जब आप 100 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो तो आपको ये तो मालूम है कि मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, लेकिन उस समय पे आप अपनी पोजीशन नहीं देख पाओगे, कहाँ पे मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड पे थी, ये आप नहीं जज कर पाओगे। कभी आप चेक करके इस चीज को देखें। तो चलिए, इन्होंने क्या कहा, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली पोजीशन मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल व्हेन इट इज मोशन विद एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेटली हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जस्ट अपोजिट आप मतलब निकालिए। जब हम इसको मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली मतलब करेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, तो एरर के साथ तो मेजर कर सकते हैं, यानी करेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो मेजर कर सकते हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो एरर होगा। तो बस हेज़नबर्ग ने क्या किया, इसी की कैलकुलेशन निकालना शुरू कर दी कि जब हम करेक्टली नहीं मेजर कर सकते तो कुछ ना कुछ एरर के साथ हम मेजर कर लेते हैं। तो इन्होंने इसके लिए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये है हमारा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जहां पे डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजीशन। अब क्योंकि हम करेक्टली नहीं मेजर कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या मेजर करेंगे, एरर मेजर करेंगे। किसका, पोजीशन का। भाई करेक्टली तो मेजर ही नहीं कर सकते। और डेल्टा पी क्या है, एरर इन मोमेंटम। एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम, स्पेलिंग भी लगता है भूल जाऊंगा मैं, एरर इन मोमेंटम। अब डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा जो है किसी दो वैल्यू को रिप्रेजेंट, दो वैल्यू के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा जो है अक्सर फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू होती है डेल्टा। तो कोई पोजीशन फाइनल आई होगी, कोई पोजीशन इनिशियल, उन दोनों के बीच का जो है वही हमारा एरर कहलाएगा। भाई कितना एरर आया है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल टू h/4π। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हेज़नबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब क्योंकि हम करेक्टली नहीं मेजर कर पा रहे हैं, इसीलिए हम अब एरर के साथ इसको देखेंगे। और इसका एरर कितना है देखिए, या तो इक्वल होगा h/4π की, या तो उससे बड़ा होगा h/4π से। अगर करेक्टली हम मेजर कर पाते तो शायद हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल 0। इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ कि ये एरर दोनों के मतलब एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम को मल्टीप्लाई किया, दोनों में कुछ भी एरर नहीं है, इसलिए 0 वैल्यू आई। लेकिन यहाँ पे वैल्यू, प्रिंसिपल तो हमारा ये है, ये तो प्रिंसिपल गलत है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब दोनों के एरर को मल्टीप्लाई किया गया तो जो एरर आया वो कितना आया, या तो इक्वल है h/4π की, या तो ग्रेटर देन h/4π की। यही चीज हमारे इस प्रिंसिपल में बताई गई। अब चलिए, इन्होंने कहा क्या कहा कि साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जरा आप सोचिए, हम साथ साथ दोनों चीजों को मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी एक चीज को तो एक्यूरेटली के साथ मेजर कर सकते हैं। भाई के प्रिंसिपल में क्या लिखा गया है कि साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। लेकिन ये थोड़ी लिखा है कि हम किसी एक को नहीं मेजर कर सकते। और अभी मैंने आपको बात भी बताई है कि हम जब पोजीशन को जज करना चाहेंगे तो मोमेंटम को नहीं जज कर पाएंगे, जब मोमेंटम को जज करना चाहेंगे तो पोजीशन को मेजर नहीं कर पाएंगे। इसी के बारे में एक
कहानी भी है हिजनबर्ग की कि हिजनबर्ग एक बार गाड़ी से जा रहे थे, अपने कार से जा रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने इनसे पूछा कि आपको मालूम है कि आप कितनी तेज से गाड़ी चला रहे हैं? तो हिजनबर्ग ने कहा कि सर, अगर मैं ये चेक करूंगा कि मैं कितनी तेजी से गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं गाड़ी कहाँ पे चला रहा था। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप जज करना चाहोगे कितनी स्पीड से गाड़ी आप चला रहे हो, तो आप देखना आप मतलब उस समय पे अपनी पोजीशन नहीं देख पाओगे कि मैं किस पोजीशन पे था। चलिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक मेजर कर पाएंगे एक्यूरेटली। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। अब अगर हम पोजीशन को मेजर करते हैं, मान लीजिए ये केस 1 है हमारा। इफ डेल्टा एक्स मेजर एक्यूरेटली, डेल्टा एक्स क्या है हमारा? डेल्टा एक्स पोजीशन है, एरर इन पोजीशन। तो यानी डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल 0 हो जाएगा। यही मतलब हुआ भाई, एरर इन पोजीशन क्या होता है? 0। एरर इन पोजीशन मतलब 0 की मतलब अब हम एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। अब इस वैल्यू को आप इस पे पुट कर दीजिए, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रख दो, डेल्टा एक्स की जगह 0 और एच अपॉन 4 पाई। फिर ये डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 0। अब ये क्योंकि 0 कहाँ पे है? नीचे है, तो जब भी 0 नीचे आता है इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी डेल्टा पी। ये डेल्टा पी जो है इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी की। यानी क्या हो जाएगा ये? इसमें एरर कितना आ गया? आप देखिए, एरर इन मोमेंटम कितना आ गया? इन्फिनिटी के बराबर आ गया। जब आप एक चीज को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे दूसरी चीज में कितना एरर आया? बहुत ज्यादा एरर आ जा रहा है। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि जब हमारा डेल्टा पी 0 हो जाए, यानी अब हम क्या करें, मोमेंटम को एक्यूरेटली के साथ मेजर करें, तो हमारा डेल्टा एक्स इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसको आप अपने से ट्राई करके देखिए। चलिए ट्राई करके देखिए इसको आप अपने से। चलिए इस केस को मैं यहाँ बता देता हूँ। केस नंबर सेकंड में क्या है? यदि डेल्टा पी क्या हो जाए? 0 हो जाए। डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया कि एरर मोमेंटम 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा पी की वैल्यू 0 रखोगे आप, वही कहानी आने वाली है। इसको आप कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। देखिए मैथमेटिकली ये बात प्रूफ हो जाती है कि साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते आप एक्यूरेटली, पर एक एक करके आप मेजर कर सकते हो। एक चीज को मेजर करोगे तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? एरर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी का हो जाएगा। तो ये चीज जो होती है हमारी हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आती है। चलिए इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके बोर्ड पॉइंट और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है आपका, calculate delta P of an electron if certainty of position of electron is 1 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये आपको दे रखा हुआ है। यानी कुल मिला करके डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1 into 10 की पावर माइनस 10, और आपको डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है ये। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आप डेल्टा एक्स की वैल्यू रखते हो यहाँ पे 1 into 10 की पावर माइनस 10 इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच की वैल्यू रखो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 इंटू 3.14 इसको रखो, और इस वाले को डायरेक्टली यहाँ ले आ देते हैं, दैट इज 10 की पावर माइनस 10। इन सबको आप सॉल्व करो। 10 की पावर माइनस 10
तो ऊपर जाएगा +10 -24 हो जाएगा, यानी 6.62 इंटू 10 की पावर -24। इसको 4 मान लो, इसको अप्रॉक्स 3 मान लो, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। 4 तिहाई 12 हो जाएगा ये। इधर कितनी वैल्यू है, 6 है, 6.6, तो इससे काट दो इसको, 2.2 लेके चलो, और 2.2 है ये। इसको हटाओ यहाँ से, तो यहाँ जाएगा नीचे 10। अब इसको काटो 2, तो यहाँ जाएगा 11 हो गया। और 10 की पावर ये 1 हो गया, तो इधर जाएगा तो 23 हो जाएगा ये। 2 से काट दोगे, दैट इज कॉल्ड 0.5, यानी 0.5 डेल्टा पी आपका आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -23, ये आ गया। बस इसी तरह से कुछ आपके सवाल आते हैं इसमें, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। चलिए अब इसको जो है हम, इसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए अब इसके बाद जो हम देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, यानी तीनों पॉइंट देखने के बाद अब हमको देखना है कि आखिर में बोहर का मॉडल कैसे फेल हो जाता है इन तीनों थ्योरीज के बाद में। अभी आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर में बोहर्स का मॉडल क्यों फेल हुआ। तो हेडिंग लगाइए, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। क्या लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन है बोहर्स मॉडल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोहर्स का जो मॉडल था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था। अगर आप देखिए तो बोहर ने अपना जो भी रिसर्च किया था वो सब जो है हाइड्रोजन पे था। हाइड्रोजन हो सकता है, He+ हो सकता है, Li2+ हो सकता है, इसके साथ Be3+ हो सकता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर केवल ये वैल्यू था। दूसरा पॉइंट है बोहर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। बोहर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के जैसा कंसिडर किया था। जबकि डी ब्रॉगली ने क्या बताया, डी ब्रॉगली ने बताया कि ये क्या है, वेव नेचर है। कैसा शो करता है, वेव नेचर शो करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन, जिसको दुनिया पार्टिकल समझ रही है वो हकीकत में क्या है, वेव है। और इसी इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर समझने के बाद ही क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, जहाँ पे हम क्वांटम का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में, छोटे छोटे इस के बारे में स्टडी करते हैं। कहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में मॉडल आता है, इसी के जस्ट बाद क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। और तीसरा पॉइंट है बोहर डिस्क्राइब्स, बोहर ने क्या कर दिया, बोहर डिस्क्राइब्स एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताई थी ना पोजीशन, कहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट में बताया था। इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था। और इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर में जा सकते हैं, या फिर यूट्यूब में आप डायरेक्टली टाइप कर दीजिए बोहर्स मॉडल ऑफ एटम्स, केमिस्ट्री वाला पंकज पांडे, आपको तुरंत जो होता है ये सब सारी चीजें दिख जाएंगी वहाँ पे। तो बोहर ने क्या डिस्क्राइब कर दिया एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके साथ इन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बता दिया। कितना बता दिया वेलोसिटी, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड इन्होंने ही बताया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फाइंड है, कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो जरा आप ये बताइए, जब वेलोसिटी फाइंड हो गई, मास फाइंड हो गया, तो क्या मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते? बड़े आराम से मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m डेल्टा p, और मोमेंटम को लिखते हैं डेल्टा v से। तो m डेल्टा v से यानी मास और वेलोसिटी से मोमेंटम फाइंड करिए। जबकि अभी हम लोगों ने देखा हिसेनबर्ग ने क्या बताया कि हम ना तो पोजीशन अच्छे से मेजर कर सकते हैं, ना ही मोमेंटम।
और यहाँ पे यही गलती जो होता है बोहर साहब ने की थी कि इन्होंने पार्टिकल मान लिया था इसको, इसीलिए पोजीशन भी बता दी और मोमेंटम भी बता दिया। तो अब देखिए तीनों थ्योरीज पढ़ने का आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहा है कि डी ब्रॉगली के वेव नेचर के चलते ही इनका सारा मॉडल ये फेल हो गया। ये क्या कंसीडर कर रहे थे बोहर कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल के चलते ही इन्होंने पोजीशन बता दी और मोमेंटम बता दिया था, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या था, वेव नेचर शो कर रहा है, इसलिए इनका मॉडल फेल कर जाता है। बाकी आगे की कहानी आपको मालूम ही है कि ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। वीडियो ना देखा हो, स्किप कर दिया, उसको अच्छे से देखिए, पूरी बातें अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए इसके बाद जो है स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बोहर साहब ने बताया। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में कुछ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस शो करता है, जिसे हम कहते हैं जीमान इफेक्ट। क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट करता है कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये शो करता है, जिसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन को जब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन शो करती है, उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों ही साइंटिस्ट के नाम पर रखे हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बोहर्स के लिमिटेशन मॉडल्स की, जिसके चलते जो था बोहर का मॉडल फेल हो गया। और मैंने आपको पहले तीन थ्योरीज, प्लैंक्स की थ्योरी, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस और इसके बाद हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसीलिए बताया कि आपको समझने में आसानी हो जाए कि आखिर में बोहर का मॉडल क्यों फेल हो गया। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना। उम्मीद करता हूँ आपके लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अब प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनकी मॉनिटरी कंडीशन खराब है बच्चों, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सके। तो चलिए ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।